Hello guys, welcome to my channel. It's Madhu in front of you with another video of optics. So, in the last video we have discussed about Fermat's law and reflection by Fermat's law. In this video we are gonna to study अबाउट रिफ्रैक्शन बाय फर्मेट्स लॉ। तो अगर आपने लास्ट वीडियो जो देख लिया है जो कि रिफ्लेक्शन के बारे में था, तो उस वीडियो के अकॉर्डिंग अगर आप इस रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट को करते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी पहले आप वो वीडियो देखिए, उससे बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा आपको रिफ्रैक्शन की कंडीशन को समझना। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिफ्रैक्शन आखिर होता क्या है, व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन। तो जब एक प्रकाश किरण है, माना यहाँ पे पॉइंट ए से आ रही है, तो कोई प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है और प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। इट मीन्स व्हेन एनी लाइट ray passes through one to another medium, then it deviates from its path, and this incident of light is called refraction. रिफ्लेक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि वो लाइट रे जो है बाउंस बैक करती थी और वो जो सारी इंसिडेंट थी वो एक ही मीडियम में होती थी, पर यहाँ पे लाइट रे दूसरे मीडियम में इंटर कर रही है और इंटर करने के बाद वो अपने पाथ से डेविएट हो रही है, यानी कि वो नॉर्मल की या तो तरफ आ जाएगी टुवार्ड्स द नॉर्मल या फिर नॉर्मल से अलग हो जाएगी, पर वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब आती है तो डेविएट होगी अपने पाथ से, यानी कि ये बात इंपॉर्टेंट है कि वो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। ठीक है, तो पिछले वीडियो में जैसे हमने देखा था कि वो जो लाइट रे थी वो ऐसे जा रही थी, पर यहाँ पे जो लाइट रे वो मीडियम के अंदर इंटर कर रही है तो हमने इस जो रे को यहाँ तक बढ़ा दिया है। अब जैसे जैसे पिछले वीडियो में किया था सेम इस वीडियो में करते हैं, या फिर जो रिफ्लेक्शन में किया था सेम, जो ऑलमोस्ट सेम जो है हम रिफ्रैक्शन की कंडीशन में करेंगे, बस कुछ स्लाइट चेंजेस होंगे जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन की कंडीशन जैसा ही रिफ्रैक्शन आ जाएगा हमारे पास। तो सबसे पहले हमने लाइट रे जो हमने ए ओ बी कंसिडर की थी रिफ्लेक्शन में, ए ओ बी कंसिडर की थी, वैसे ही हम ए ओ बी यहाँ पे कंसिडर करते हैं। और जो सेपरेटिंग सरफेस था जो कि दोनों मीडियम को अलग कर रहा था, वहाँ पे जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था वही सेपरेटिंग सरफेस था, पर यहाँ पे सेपरेटिंग सरफेस जो है दोनों मीडियम के बीच में है, तो हम यहाँ पे सी डी या फिर सी ओ डी हम सेपरेटिंग सरफेस कंसिडर कर लेते हैं। वहाँ पे सिर्फ एक ही मीडियम में सारे इंसिडेंट हो रहे थे, इसलिए वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ज़रूरत नहीं थी, पर यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ज़रूरत है, तो म्यू 1 बराबर 1 और म्यू 2 बराबर म्यू हमने मान लिया है। तो हम क्या मानते हैं कि एक प्रकाश किरण एओबी है जो सीडी पृथक कार्यपृष्ठ से होकर गुजरती है, दूसरे माध्यम में जब ये प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। अब इसके लास्ट वीडियो में हमने जो एसी था, मतलब ए पॉइंट ए से सी पर हमने परपेंडिकुलर डाला था, इसी तरह बी से डी पर परपेंडिकुलर डाला था। सेम हम काम इसमें करेंगे, ए से सी पर परपेंडिकुलर डाला जिसको हमने एम नाम दिया जैसे कि लास्ट वीडियो में दिया था, इसी तरह हम बी से डी तक एक परपेंडिकुलर या लंब डालेंगे जिसको हमने एन कंसिडर किया हुआ है। अब रिफ्लेक्शन की कंडीशन में क्या थे, दो रूल थे हमारे पास, यानी कि रिफ्लेक्शन के दो लॉ होते हैं। एक तो होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और इसमें क्या होता है रिफ्लेक्शन के कंडीशन में, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, यानी कि एक ही प्लेन में लाई करते हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन ए सेम प्लेन, ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ। और सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड जो नियम है वो स्नेल का नियम है, यानी सेकंड लॉ स्नेल का लॉ है, जिसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि स्नेल ने कहा, स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1, और यहाँ पे म्यू 2 हमारे पास म्यू है तो हम इसको म्यू कंसिडर करते हैं, म्यू 1 एक है तो उसको एक हम नहीं लिखेंगे। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, क्योंकि यहाँ पे हमने म्यू 2 इज इक्वल टू म्यू माना है तो म्यू रख दिया, और म्यू 1 इज इक्वल टू 1 है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इस बार हमें ये प्रूफ करना है कि जो फर्स्ट लॉ होता है हमारे पास कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन ए सेम प्लेन।
तो इस चीज़ को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास रिफ्लेक्शन की कंडीशन में भी आता है, यही सेम चीज़ हमारे पास रिफ्रैक्शन की कंडीशन में भी आती है। तो इस चीज़ को हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें प्रूफ करना है तो इसका जो सेकंड जो लॉ होता है ये हमें प्रूफ करना है। तो हम इसमें लिखेंगे कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन होता है। अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो पहले वाले जो नियम था उसके अंदर हमने ये बताया था कि फर्मा एक्चुअल में कहता क्या है। फर्मा कहता है, तो फर्मा एक्चुअल में कहता क्या है कि लाइट रे जो होती है जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचती है, यानी कि प्रकाश जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचता है तो उस पथ का चयन करता है जिसमें लगने वाला समय चरम हो, यानी कि व्हेन लाइट पासेस थ्रू वन टू अनदर मीडियम देन इट चूज द पाथ ऑफ इन विच द टाइम ट्रेवल द टाइम टू ट्रेवल द पाथ विल एक्सट्रीमम। तो हमें टाइम जो है, द टाइम जो है वो टू रीच द पाथ विल बी एक्सट्रीमम, तो हमें टाइम एक्सट्रीम दिखाना है। अब लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था काफ़ी अच्छे से कि इसको हम दो तरीके से दिखा सकते हैं, या तो टाइम हम मिनिमम दिखा सकते हैं क्योंकि एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है, या तो टाइम मिनिमम हो या फिर टाइम मैक्सिमम हो। तो इस वीडियो में हम पिछले वीडियो की तरह ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, टाइम को हम मिनिमम दिखा के चलेंगे। इसके लिए हम dt बराबर 0 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव इसका 0 बता के चलेंगे। तो हम करते क्या है कि सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं लास्ट वीडियो के जैसे। वेलोसिटी यानी कि डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के अंदर हमारा रिलेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के अंदर हमारा रिलेशन होता है। फिर हम सेम पिछले वीडियो के जैसे ही टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी कंसिडर करके चलते हैं। अब यहाँ पे वेलोसिटी हमारे पास 2 हो जाती है, इसलिए हम इसको v कंसिडर करके नहीं चल सकते। और जो हम कहते हैं कि पिछली बार हमने जो वेलोसिटी थी वो c मानी थी, लाइट की स्पीड, पर यहाँ पे लाइट की स्पीड 2 मीडियम में है तो उसको हम सिर्फ c कंसिडर करके नहीं चल सकते। तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे कि फर्स्ट मीडियम जो है, यानी कि यहाँ पे एयर के अंदर वेलोसिटी है, वेलोसिटी इन एयर हम कंसिडर करके चलेंगे, इन एयर हम v1 कंसिडर करके चलेंगे, और वेलोसिटी इन मीडियम, वेलोसिटी इन मीडियम हम v2 कंसिडर करके चलेंगे। तो वेलोसिटी इन मीडियम हमारी v2 हो गई। अब हम क्या देखते हैं कि हम टाइम निकालते हैं। तो टाइम के लिए हमने बताया था कि पाथ AOB लिखेंगे, पहले हम AOB पाथ, और AOB को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे यानी AO अपॉन OB। तो हम सेम काम यहाँ पे करते हैं, AO प्लस OB, सॉरी। तो अब देखते हैं कि जो AO पाथ है ना वो फर्स्ट मीडियम में है, तो इसके अपोन में हम वेलोसिटी v1 लिखेंगे। फर्स्ट मीडियम के लिए जो वेलोसिटी होगी लाइट की वो v1 हमने माननी है। तो पाथ अपोन वेलोसिटी, या पाथ a हो गया हमारा, वेलोसिटी इसके लिए v1 हो जाएगी, तो यहाँ पे हम v1 लिखेंगे। और इसी तरह OB अपोन हम जो वेलोसिटी मानेंगे वो v2 मानेंगे, यानी मीडियम में वेलोसिटी हमारी v2 है तो इसको हम v2 कंसिडर करके चलेंगे। अब लास्ट वीडियो में हमने AO को u और OB को v माना था, ठीक है, AO को u और OB को v माना था। तो इस वीडियो मतलब इसके अंदर भी हम AO को u और OB को v मान के चलेंगे। जैसे जैसे रिफ्लेक्शन की कंडीशन में क्या था, सेम काम हम रिफ्लेक्शन में करेंगे, बस स्लाइट चेंजेस हुए हैं कि वेग जो था हमने c माना था, इसमें v1 और v2 कंसीडर किए। अब हम देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक क्या होता है कि किसी प्रकाश का निर्वात में वेग यानी कि c अपोन प्रकाश का माध्यम में वेग यानी कि v होता है। तो अगर इसको हम बात करें फर्स्ट मीडियम के, तो μ1 इज इक्वल टू c1 अपॉन v1 होगा और μ2 अपॉन c2 अपॉन v2 होगा। कहा क्या है मैंने, अपवर्तनांक क्या होता है, प्रकाश का निर्वात में वेग बटा प्रकाश का किसी माध्यम में वेग, इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो म्यू जो हम v1 निकाल लेंगे इससे, तो c अपॉन μ1 आएगा, और v2 जो निकाल लेंगे वो c अपॉन v2 आएगा। अब इससे होगा क्या कि c के अंदर हमारा जो इक्वेशन आ जाएगी आसानी से, यानी जो फॉर्मूला होगा वो c में आ जाएगा, और c हमारा कांस्टेंट है तो उसको हम बाहर रख देंगे, और μ1 μ2 भी कांस्टेंट ही है, तो इससे क्या होगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। अब v1 v2 की वैल्यू हमने c अपॉन μ1 और c अपॉन μ2 रख दी है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम आगे करते हैं। OB की वैल्यू हमने u माननी है, OB व्यू अपॉन v1 की वैल्यू हमने c अपॉन μ1 माननी है, यानी कि c अपॉन μ1। सेम OB अपॉन v2, OB की वैल्यू हमने माननी है v
OB को हमने V मानना है, डायग्राम में देख लीजिए, AO को हमने U मानना है और OB को हमने V मानना है। तो AO को U और OB को हम V लिखेंगे। और सेम काम यहाँ पे किया था, V1 इज इक्वल टू C अपॉन म्यू1, तो V2 इज इक्वल टू C अपॉन म्यू2, C अपॉन म्यू2, यहाँ पे म्यू1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा ये इसको हम सोल्व करेंगे, तो ये म्यू1 ऊपर आ जाएगा, म्यू1 अपॉन U प्लस V म्यू2 अपोन में C। अब पूरे के अपोन में हम C लिख सकते हैं, हमारे इससे फ़ायदा क्या हो गया कि पूरे के अपोन में हम C लिख सकते हैं। अब ये जो C होगा ना हमारा, अब ये C हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब हम जो लास्ट वीडियो में हमने वैल्यूज़ निकाली थी, अब मैं इसको आपको बताने नहीं जा रही, इससे डायरेक्ट बताऊंगी मैं आपको कि लास्ट वीडियो में हमने वैल्यूज़ जो निकाली थी, U की वैल्यू हमने ट्रिग्नोमेट्री से निकाली थी, और U यानी कि ये हमारे पास हो गया बेस हो गया, सॉरी ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हमारे पास बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। इससे हम वैल्यू निकाल लेंगे, तो EO की वैल्यू यानी U की वैल्यू हमारे पास आएगी, U इज इक्वल टू M सेक आई आएगा, क्योंकि U अपॉन M जो आएगा हमारा वो सेक आई आएगा, U अपॉन M हमारा सेक आई आएगा, और V अपॉन N हमारा जो आएगा वो सेक आर आएगा। तो U की वैल्यू M सेक आई आएगा और V की वैल्यू N सेक आर आएगी। कैसे आएगी, लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया था कि ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ये चीज़ें निकलेंगी, तो आपको इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो U अपॉन M यहाँ पे देख लेते हैं फिर भी एक बारी, U अपॉन M ये हमारा हाइपोटेनियस है और ये हमारा बेस है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कर्ण बट्टा आधार हमारे पास क्या होता है, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है, ये हमने परपेंडिकुलर डाला है, ये यहाँ पे आई आ गया, यानी कि थीटा जो मानते हैं हम, तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये आधार लंब और कर्ण। आधार बट्टा कर्ण जो हमारे पास होता है वो सेक होता है, और क्योंकि एंगल आई है तो सेक आई हो जाएगा। सेम यहाँ पे क्या होगा, कर्ण, ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया, सॉरी यहाँ पे कर्ण बटा आधार हो जाएगा और यहाँ पे कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो वहाँ पे आएगा U इज इक्वल टू M सेक आई और यहाँ पे आएगा V इज इक्वल टू N सेक आर। तो इसको हम लिख लेते हैं कि ये हो गया हमारे U इज इक्वल टू M सेक आई और V इज इक्वल टू N सेक आर हो गया। अब इनकी वैल्यू हम, ये जो इक्वेशन है, मान ली इक्वेशन फर्स्ट है, इसको मान लेते हैं, इसके अंदर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो म्यू1 U की वैल्यू हमारे पास M सेक आई है और V की N सेक आर है। म्यू1 M सेक आई प्लस म्यू2 V की वैल्यू N सेक आर है, ठीक है, अपॉन C है। किसके इक्वल चल रहा है, T के इक्वल, यानी T की वैल्यूज है ये। अब हमारे पास T आ चुका है, तो अब हम इसका नॉर्मल जो है डिफ्रेंसिएशन कर देंगे, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन क्यों करेंगे, क्योंकि टाइम मिनिमम दिखाने के लिए हमें dt इज इक्वल टू 0 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 दिखाना पड़ेगा। अब हम इसका कर देंगे डिफ्रेंसिएशन। अब dt इज इक्वल टू म्यू1 अपॉन C तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, म्यू1 भी कॉन्स्टेंट है तो म्यू1 बाहर आ जाएगा, M भी बाहर आ जाएगा, सेक आई के क्या होगा, सेक आई टेन आई, क्योंकि सेक थीटा का सेक थीटा टेन थीटा होता है, सेक आई टेन आई और आई का डी आई हो जाएगा। ये चीज़ फिर से मैं बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है, पिछली बार में मैंने बताया था कि सेक आई टेन आई और फिर आई का भी होगा डी आई प्लस म्यू2 N बाहर आ जाएगा, सेक आर टेन आर और डी आर, ठीक है, ये हो जाएगा, और 1/c हमारा बाहर चल रहा है। अब dt की वैल्यू हमने 0 रखी थी, टाइम मिनिमम होने के लिए कंडीशन है कि dt इज इक्वल टू 0 यानी फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 रख देंगे, इज इक्वल टू 1/c म्यू1 M सेक आई टेन आई डी आई प्लस म्यू2 N सेक आर टेन आर डी आर, ठीक है। अब इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और इसको फिर दूसरी साइड लेके जाएंगे तो सॉल्व करने पे ये आएगा म्यू1 M सेक आई टेन आई डी आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू2 N सेक आर टेन आर डी आर, सॉरी ये कट हो रहा था, डी आर। क्या किया हमने, इस सी को इधर मल्टीप्लाई कर लिया है तो ये 0 हो जाएगा। अब क्या आएगा टोटल, म्यू1 M सेक आई टेन आई डी आई प्लस म्यू2 N सेक आर टेन आर डी आर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस
टर्म को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि इक्वल में 0 तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो ये वाली जो टर्म है ये पूरी माइनस की हो जाएगी। तो μ1m sec i tan i di इज इक्वल टू माइनस ऑफ μ2n sec r tan r dr। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। सेम काम वही किया है जो लास्ट वीडियो में हमने किया था रिफ्लेक्शन की कंडीशन में, बस चेंजेस क्या है कि वहाँ पे वेलोसिटी हमने c मानी थी, यहाँ पे वेलोसिटी 2 है, क्योंकि 2 मीडियम है तो v1 और v2 माननी है। v1 और v2 का हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग μ1 और μ2 से हमने v1 और v2 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, और हमने कुछ भी नहीं किया इसमें। और v1 और v2 की वैल्यू c अपॉन μ1 और v2 की वैल्यू c अपॉन μ2 हमने रख ली है, और उसके अकॉर्डिंग u और v की वैल्यू हमने लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग हमने निकाल ली है, m sec i और n sec r। और फिर हमने ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली या इसको सेकंड मान लिया, जो हमने जैसे पिछले वीडियो में हमने रिफ्लेक्शन की कंडीशन में निकाली थी, सेम इसमें निकाल लेते हैं। आगे का काम एकदम सेम हो जाता है जैसे पिछले वीडियो में था, सेम वैसा। यानी कि हमने क्या कहा था पिछले वीडियो में कि सी डी यानी कि सेपरेटिंग सरफेस है, सी डी एक डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो कांस्टेंट होती है हमेशा, तो सी डी इज इक्वल टू हम कांस्टेंट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? सी डी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और सी डी जो है, ध्यान से देखिए कि जो सी डी है, सॉरी सी डी है, सी यू प्लस ओ डी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि डिस्टेंस है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे 5 होता है तो 5 को 3 प्लस 2 लिख सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे सी डी को सी यू प्लस ओ डी लिख लेंगे। ठीक है, तो सी डी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो सी यू प्लस ओ डी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। हो गया। अब क्या करेंगे, सी यू और ओ डी की वैल्यू फिर से ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री से निकाल लेंगे तो ये सी हो गया, ये ओ डी हो गया। ये क्या था? परपेंडिकुलर, ये था बेस, ये था हाइपोटेनियस, ये था हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर, सॉरी बेस और परपेंडिकुलर। तो इनसे हम वैल्यूज निकाल लेंगे, तो फिर से हमारी वैल्यू क्या आएगी कि सी यू की वैल्यू जो आएगी हमारी m tan i आएगी, और ओ डी की वैल्यू हमारी n tan r आएगी। कैसे आएगी? ट्रिग्नोमेट्री से आएगी। ट्राइंगल से हम वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर हमारी जो वैल्यू सी यू इज इक्वल टू एम टेन आई, क्योंकि सी यू प्लस एम टेन आई आएगा, और ओ डी प्लस एन टेन आर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास सी यू अपॉन एम टेन आई और ओ डी अपॉन एन टेन आर आएगा, इसलिए सी यू को हम एम टेन आई लिख सकते हैं और ओ डी को एन टेन आर लिख सकते हैं। सेम चीज़ हमने लिखी है। अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो एम टेन आई प्लस एन टेन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब क्या करते हैं, इसका कर देते डिफ्रेंसिएशन। क्यों करेंगे वो आगे पता चलेगा। और रिफ्लेक्शन अगर आपने समझ रखा है, रिफ्लेक्शन को फर्मेट्स के लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपने समझा है, तो आपको पता होगा क्यों करेंगे। अब एम टेन आई प्लस एन टेन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का हम करते हैं डिफ्रेंसिएशन बाय डिफ्रेंसिएशन। एम कॉन्स्टेंट होगा, टेन आई का सेक स्क्वायर आई, डी आई प्लस एन सेक स्क्वायर आर डी आर इज इक्वल टू 0। कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, 0 के इक्वल में है तो RHS में लेके जाते हैं इस टर्म को, तो m sec स्क्वायर i डी आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ n sec स्क्वायर r डी आर। इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब ये इक्वेशन सेकेंड हमारे पास μ1 m sec i tan i di इज इक्वल टू माइनस ऑफ μ2 n sec r tan r dr। इक्वेशन सेकेंड, और ये इक्वेशन थर्ड आई है, तो सेकंड बाय थर्ड कर देते हैं। हम क्या करते हैं, सेकंड बाय थर्ड। इक्वेशन सेकंड में थर्ड का भाग दे देते हैं, तो ये आएगी μ1 m sec i tan i di इज इक्वल टू माइनस ऑफ μ2 n sec r tan r dr। कुछ भी नहीं किया है मैंने, इक्वेशन लिख दी है सेम, डिवाइड बाय m sec स्क्वायर i di इज इक्वल टू माइनस ऑफ n सेक स्क्वायर आर डी आर। यहाँ पे सेक स्क्वायर आई था। ठीक है, तो μ1 सेम रह जाएगा, m से m कट जाएगा, एक सेक आई से एक सेक आई कट जाएगा, डी आई से डी आई कट जाएगा, यहाँ पे भी एक सेक आई से सेक आर कट जाएगा, डी आर से डी आर कट जाएगा। आएगा क्या, μ1 अपॉन μ1 tan आई इज इक्वल टू, और अपॉन में एक सेक था हमारे पास पहले से, और μ2 यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाए, μ2 tan r sec r। अब देखिए μ1 tan i को लिख सकते हैं sin i अपॉन cos i, और 1 अपॉन sec i क्या होता है, cos i। 1 अपॉन sec इज इक्वल टू cos होता है, और μ2 इज इक्वल टू sin r अपॉन cos r,
और 1 sec r क्या होता है, कोस आर। तो ये कोस आर से कोस आई से कोस आई और कोस आर से कोस आर कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट क्या निकला, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। अब इसको हम क्या कर देते हैं, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r। क्या किया हमने, हमारे पास जो था μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r आया था, तो μ1 अपॉन μ2 इज इक्वल टू sin i, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r कर दिया। इसको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, तो μ2 sin i और μ1 sin r आएगा। एक मिनट, हमारे पास क्या आया था, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, ये हमारे पास आया है ना। तो μ2 अपॉन μ1 करेंगे, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r आ जाएगा। और μ2 हमारे पास क्या है, यहाँ पे म्यू है, हमने लास्ट डिस्कस किया था अभी कुछ टाइम पहले, और μ1 क्या है, 1 है। तो μ2 अपॉन μ1 को म्यू अपॉन 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो म्यू इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r लिख सकते हैं। यह आ गया हमारा स्नेल्स लॉ, क्योंकि प्रीवियस पेज पे देखें तो स्नेल्स लॉ हमने क्या लिखा है, sin i अपॉन, एक मिनट, sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू म्यू, क्योंकि हमने μ1 को 1 मानना है और μ2 को म्यू मानना है, तो sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू म्यू आ गया हमारा। और यही हमारा फाइनल कंक्लूजन है, म्यू इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r। यानी कि रिफ्रैक्शन जो है वो भी प्रूफ हो गया फर्मेट्स के लॉ के अकॉर्डिंग, यानी कि फर्मेट्स का जो लॉ है वो रिफ्रैक्शन में भी लागू होता है। अब क्या क्या हमने एक बार क्विकली देख लेते हैं। सबसे पहले हमने रिफ्रैक्शन बाय फर्मेट्स लॉ पढ़ा कि क्या होगा, कि फर्मा ने कहा था कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश गुजरेगा व्हेन लाइट्स पासेस फ्रॉम वन टू अनदर पॉइंट व्हेन इट चूज द पाथ इन विच द पाथ टू रीच इन विच द टाइम टेकन विल बी एक्सट्रीमम, यानी जो समय होगा वो चरम होना चाहिए हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमने जो पिछले रिफ्लेक्शन में था सेम वैसे चीज़ ए ओ बी मानना है, सी डी मानना है सेपरेटिंग सरफेस, ए ओ को यू मानना है, ओ बी को वी मानना है, सी डी को हमने यहाँ पे मतलब ये सेपरेटिंग सरफेस सी डी मानना है, ए सी को हमने एम मानना है, इसको एन मानना है, μ1 इज इक्वल टू 1 μ1 इज इक्वल टू 1 माना है, μ2 इज इक्वल टू म्यू मानना है। फिर हमने बताया कि रिफ्रैक्शन के दो लॉ होते हैं। पहला तो ये होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन, जो कि रिफ्लेक्शन में भी सेम कंडीशन होती है, यानी कि तीनों सेम प्लेन में ले करते हैं। तो ये बात तो हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड हमने किया स्नेल्स लॉ, sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। μ2 को हमने म्यू मानना है और μ1 को 1 माना, तो इसको म्यू इक्वल में लिख सकते हैं हम। फिर हमने क्या किया, हमने बताया कि एक्सट्रीमम कंडीशन होनी चाहिए, मतलब टाइम एक्सट्रीम होना चाहिए ना, तो या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। यहाँ पे हम मिनिमम कंडीशन लेके चलते हैं, तो टाइम मिनिमम होने के लिए टाइम का जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा डी टी, जो कि 0 आना चाहिए। फिर हमने बताया वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो रिलेशन निकालना है ना कि वेलोसिटी हमारे पास, टाइम हमारे पास और हमारे पास पाथ है, तो इनमें रिलेशन निकालना है हमें। तो कैसे निकाल लेंगे, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया हमारा, टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। फिर हमने बताया कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है फर्स्ट मीडियम का μ1 इज इक्वल टू सी अपॉन v1, और यहाँ पे c1 इज इक्वल टू c2 हम c मान लेते हैं, क्योंकि लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो तो कभी चेंज नहीं होती है, मतलब प्रकाश का वेग हमेशा सेम रहता है। तो c1 इज इक्वल टू c2 अपॉन c मान लेते हैं, है ना। तो μ1 इज इक्वल टू c अपॉन v1 और μ2 इज इक्वल टू c अपॉन v2, यहाँ पे हम c कंसिडर करके चलते हैं। तो यहाँ पे v1 आएगा c अपॉन μ1 और v2 आएगा c अपॉन μ2, ये हमने मान लिया। फिर हम कहते हैं कि पहले क्या करते हैं हम, टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो वेलोसिटी तो हमारे पास हमने देख ही ली है, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है ए ओ बी, पाथ क्या है ए ओ बी, इसको हमने u प्लस वी मानना है, ठीक है। और वेलोसिटी हमने v1 और v2 माननी है, तो इसको हम अलग अलग लिखें। फर्स्ट मीडियम के लिए ए ओ यानी कि u अपॉन μ1, u अपॉन v1 और v अपॉन v2, और फिर हमने u की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकाल ली, v की वैल्यू इस ट्रायंगल से निकाल ली, u और v की वैल्यू निकाल ली हमने। और फिर हमने आगे क्या किया है,
कि इसको हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग V1 और V2 की वैल्यू C अपॉन म्यू1 और C अपॉन म्यू2 रख दी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो म्यू1 अपॉन यू प्लस V म्यू2, म्यू1 U प्लस V म्यू2 अपॉन C, जो फर्स्ट हमारी इक्वेशन आई है, इसको हमने पहले U और V की वैल्यू हमने निकाल ली है ट्राइंगल से। U की वैल्यू हमारे पास m सेक आई आई और V की वैल्यू n सेक आ रही है, क्योंकि U अपॉन m सेक आई आएगा, V अपॉन n सेक आ आएगा। T की वैल्यू जो है, क्योंकि ये सब T के इक्वल में चल रहा है, तो T की वैल्यू म्यू1 m सेक आई प्लस म्यू2 n सेक आर, जहाँ पे m सेक आई और n सेक आर U और V की वैल्यू अपॉन में C। अब हम लगाते हैं कंडीशन मिनिमम होने के लिए, टाइम मिनिमम होने के लिए कंडीशन dt इज इक्वल टू 0 लगाई हमने, dt इज इक्वल टू 1 अपॉन C बाहर रख लिया और ये हमने इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया है। सेक आई का म्यू1 बाहर आएगा m सेक आई टेन आई डी आई प्लस म्यू2 n सेक आर टेन आर डी आर। फिर हमने इसको सोल्ड आउट किया तो म्यू1 m सेक आई टेन आई डी आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू2 n सेक आर टेन आर डी आर। इक्वेशन सेकंड मान लिया। सी डी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सी डी बराबर होगा सी ओ प्लस ओ डी, उसको भी कांस्टेंट मान लिया। सी ओ और ओ डी की वैल्यू हमने ट्राइंगल से निकाल लिया, यानी डायग्राम सी ओ और ओ डी की वैल्यू एम टेन आई और एन टेन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट निकाल ली। इसका हमने कर दिया डिफ्रेंसिएशन और हमने एल एच एस और आर एच एस में इसको बना दिया, यानी कि एक साइड को हम आर एच एस में लेके चले गए। एम सेक स्क्वायर आई एन इज इक्वल टू माइनस एन सेक स्क्वायर आर डी आर। इक्वेशन थर्ड हो गई। सेकेंड बाय थर्ड करते हैं हम और इसको सोल्ट आउट करते हैं, तो लास्ट में हमारे पास क्या निकलेगा, म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर, यानी कि इसको हम और ज़्यादा फर्दर करते हैं तो म्यू1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू2 साइन आर, यानी कि म्यू2 अपॉन म्यू1 हम करेंगे, क्योंकि इसको हम बाद में वज्र गुणा करते हैं ना, तिर्यक गुणा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, इसलिए म्यू2 अपॉन म्यू1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर रख देंगे। म्यू2 हमारे पास म्यू है और म्यू1 1 है, तो म्यू2 अपॉन म्यू1 हमारे पास म्यू आएगा और साइन आई अपॉन साइन आर आ जाएगा। इस तरह हमारा जो रिफ्रैक्शन बाय फर्मेट्स लॉ हमारा प्रूफ हो जाता है, यानी कि हमने रिफ्रैक्शन की कंडीशन में फर्मेट्स का लॉ लगा के दिखा दिया कि ये बात सही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, ये हमारा रहा था रिफ्रैक्शन का वीडियो और हमने रिफ्रैक्शन को काफ़ी अच्छे से फर्मेट्स के लॉ के अकॉर्डिंग कंसिडर कर लिया है। यहाँ पर हमारा फर्मेट्स का लॉ कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगते हैं या फिर आपके कोई सजेशन है हमारे लिए, तो प्लीज़ आपका वेलकम होगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। एटलीस्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, इसको जितने से जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचाया जा सके पहुँचाइए। थैंक यू।